हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट एंड द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी का सेकंड लेक्चर, जो कि टॉपिक हमारा न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्लासिफिकेशन की नीड ही क्यों पड़ी। तो पता चला कि नीड इसलिए पड़ी क्योंकि स्टडी में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी और बहुत सारे रीजन थे जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर डाबोराइनर ट्राइड्स ने इसका पहला क्लासिफिकेशन दिया। तो एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स, उन्होंने कहा जब इतने सारे रिसर्च स्कॉलर, इतने सारे साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, क्योंकि ये भी केमिस्ट थे, बहुत ही बड़े केमिस्ट थे, साथ ही म्यूजिशियन भी थे। तो ये दोनों का कोरिलेशन आज हम आपको दिखाएंगे कि म्यूजिक का केमिस्ट्री में कैसे समागम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि इन्होंने क्लासिफिकेशन कब दिया। 1865 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया और इनका पूरा नाम क्या था ये देख लें, तभी तो आपको पता चलेगा क्यों न्यूलैंड्स पढ़ा। इनका पूरा नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, इसलिए इसको न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ कहते हैं। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बस इनका पूरा नाम दिया, ऑक्टेव की बात ही नहीं की। जी हाँ, उसकी बात हम करेंगे। ये एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे। ये सब बातें स्टूडेंट पूछता नहीं, लेकिन जानना हमको जरूरी होता है। अब बात करें कि ये ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे। 1865 में इन्होंने जब क्लासिफिकेशन दिया उस समय 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, यानी कि 56 एलिमेंट को इन्होंने क्लासिफाइड किया अपने क्लासिफिकेशन में। अब बात करते हैं ऑक्टेव वर्ड कहां से आया। आपको स्टूडेंट्स पता होगा, सभी लोग गाना सुनते होंगे, गुनगुनाते होंगे। म्यूजिक में 7 टोन होते हैं, सारे गामा पाधा नी, आगे सा आता है, यानी 7 इंटरवल के बाद 8वां वर्ड फिर से रिपीट होता है। ऐसा नहीं क्लियर हो रहा है तो हम लिख दें। यहाँ पे अगर हम लिखें सा रे गा मा पा धा नी, अगेन हमारा सा आएगा। नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इंटरवल के बाद फिर से जो 8 यानी 8वां एलिमेंट आया वो रिपीटेशन शो कर रहा है। सेम इसी प्रकार जब इन्होंने एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज किया। सबसे बड़ी चीज जान लीजिए, अगर क्वेश्चंस आ गया कि न्यूलैंड्स ने अपने टेबल में, अपने क्लासिफिकेशन में बेसिस प्रॉपर्टी क्या रखी, तो एटॉमिक मास, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जब इन्होंने 56 एलिमेंट को इंक्रीज किया तो इन्होंने देखा कि जिस प्रकार म्यूजिक के 7 टोन में 8वां टोन फिर से रिपीट होता है, एज इट इज इन्होंने देखा कि 7 इंटरवल, 7 एलिमेंट के इंटरवल के बाद ईच 8 एलिमेंट, प्रत्येक 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो कर रहा है, और इसीलिए इसके लॉ को, इनके लॉ को ऑक्टेव लॉ कहते हैं। सो दिस लॉ इज नोन एज न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। अब आप कहेंगे सर हमको अच्छे से नहीं समझना है कैसे कोरिलेशन हुआ म्यूजिक का और एलिमेंट का, तो उसके लिए हम इसको रफ करते हैं और टेबल ही पूरी बना देते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दी है अप टू कैल्शियम तक, और फिर दिखाते हैं कि कैसे रिपीटेशन हो रही है प्रॉपर्टी में फर्स्ट एलिमेंट से 8वें एलिमेंट की, जैसे शो होती है प्रॉपर्टी में रिपीटेशन, जैसे पूरा वर्ड रिपीट होता है किसमें, सारे गामा पाधा नी सा, यानी कहीं से भी शुरू करें 7 के बाद जो 8वां वर्ड आएगा वो सेम वर्ड आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं इसको हम रफ और देन देखते हैं इनकी टेबल को। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बोर्ड पे आपके लिए न्यूलैंड्स ऑक्टेव टेबल ड्रा कर दी है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि कैसे 7 टोन मैच करना है। यहाँ पे हमने लिखा सा रे गा मा पा धा नी। आफ्टर दिस फिर से हम रिपीट करेंगे तो सा ही आएगा। जैसे हमारे 7 इंटरवल, कितने इंटरवल है 1 2 3 4 5 6 7 इंटरवल के बाद 8वां जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है म्यूजिक में, एज इट इज। जब इन्होंने क्लासिफाइड किया, ये कैल्शियम तक का क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। आप सोचेंगे सर पीरियोडिक टेबल में तो हमने पढ़ा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्टन, जेनान। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जिस टाइम ये टेबल फार्मिंग हुई थी उस टाइम इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इनर्ट गैस नहीं होगी। अगर इनर्ट गैस ला देते तो फिर ये पूरा ऑक्टेव ही बिगड़ जाता। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जैसे ये 8वां वर्ड रिपीट हो रहा है, एज इट इज यहाँ पे 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। मतलब क्या है, मतलब ये लिथियम है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इंटरवल के बाद जो 8 यानी 8th जो एलिमेंट है 8वां यानी कि सोडियम, इसकी प्रॉपर्टी लिथियम की सिमिलर होगी, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इसकी सिमिलर होगी, और इसके 7 इंटरवल के बाद जो होगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इसकी जैसी होगी। यानी कि इस ग्रुप में जितने एलिमेंट है इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, और अगर सेम नहीं होगी तो ग्रेजुअल चेंज आएगी। अभी बताता हूँ ग्रेजुअल चेंज का मतलब क्या है। अब मान लो चलो हमने बेरिलियम को ले लिया, जरूरी थोड़ी ना कि हम लिथियम को ले, बेरिलियम को लिए यहाँ से 7 एलिमेंट गिनिए, इसको 1 मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8वां एलिमेंट है मैग्नीशियम, इसकी प्रॉपर्टी सेम आएगी, और फिर 7 इंटरवल के बाद 8वां एलिमेंट कैल्शियम आएगा,
यानी कि ऐसे क्या हुआ कि एक पूरा ग्रुप बन गया। ग्रुप किसे कहते हैं, ऊपर से नीचे, यानी कि यहां से यहां तक सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसमें इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसमें इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि प्रॉपर्टी में रिपीटेशन हो रहा है। म्यूजिक में वर्ड का रिपीटेशन होता है, टोन का रिपीटेशन होता है, स्वर का रिपीटेशन होता है, और केमिस्ट्री में यानी कि क्लासिफिकेशन में एलिमेंट की प्रॉपर्टी में रिपीटेशन हो रहा है। तो इसलिए इसको न्यूलैंड ऑक्टेव कहा गया। अब तो क्लियर हुआ। एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जिस समय ये क्लासिफिकेशन आया उस समय पीरियोडिसिटी नाम का कोई वर्ड नहीं था, यानी कि न्यूलैंड से पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वर्ड को जन्म दिया, पीरियोडिसिटी। अब कहेंगे सर आप इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट एंड द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो ये पीरियोडिसिटी क्या होती है? इसमें पीरियोडिसिटी की बात करें तो एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी में जो रिपीटेशन है, इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टर को ही हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। देखिए कैसे पीरियोडिसिटी, यहाँ पे लिथियम से 7 इंटरवल देन सोडियम आया। अब लिथियम की जो बैलेंसी होती है 1 होती है, सोडियम की भी बैलेंसी 1 होती है, पोटेशियम की भी बैलेंसी 1 होती है। इस तरह से इसकी ये प्रॉपर्टी सेम है। बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो सारे की +1 होती है। इसके केस में बात करें तो सबकी +2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और सबकी बैलेंसी 2 होती है। ये सारे एक टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, ये सब भी एक टाइप के। तो ये जो प्रॉपर्टी में रिपीटेशन है एक फिक्स इंटरवल के बाद, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, और इसीलिए फिर ग्रुपिंग हुई है। पीरियोडिसिटी एक ऐसा टर्म है जो मेंडलीव्स ने भी अपनी पीरियोडिक टेबल में यूज किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोज़ले ने भी यूज किया। तो आई होप आपको क्लियर होगा पीरियोडिसिटी वर्ड जो है इस टेबल की सबसे खास बात थी। एक चीज मैं फिर से बता दे रहा हूं, इन्होंने भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया। ओवरऑल 56 एलिमेंट थे, बट बुक में कैल्शियम तक दिया है, उसके बाद का नहीं दिया, तो हम भी उतना ही आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि बिना मेरिट और डिमेरिट के नए पीरियोडिक टेबल की नीड ही क्यों पड़ी? अगर इसमें कोई कमी ना होती तो क्यों हमको जरूरत पड़ती कि डिमेट्री मेंडलीव उतनी सारी मेहनत करके उतने सारे एलिमेंट को अरेंज करते? क्यों हमारी मोज़ले द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती जो आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं? तो कमियां तो जरूर रही होंगी, फेलियर नहीं कह सकते, क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट के बारे में ऐसा बोलना मेरे लिए नहीं उचित है। तो बात करें अगर डिमेरिट की, तो सबसे पहले इसका एडवांटेज देख लें। एडवांटेज ये है स्टूडेंट्स की उस समय की मेन प्रॉपर्टी एटॉमिक मास थी। इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एलिमेंट को। खास बात ये थी कि इन्होंने जो कहा वो कैल्शियम तक का तो सही पाया गया, देखा गया, उसकी बात का तो दिया नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात पीरियोडिसिटी टर्म इन्होंने ही दिया, यहीं से आया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब मेरिट लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता आपको लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ, आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो नोट्स मैंने दी हुई है तो आप वहां से ले सकते हैं। अब बात करते हैं डिमेरिट की, तो डिमेरिट को हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि 3-4 डिमेरिट थी, देन इसको दूर करके नई मॉडल आई। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं रफ, और फिर हम देखते हैं डिमेरिट। या बिना रफ किए ही चलिए हम पॉइंटेड यहाँ पे कोशिश करते हैं, हम देख लें, आप लिख लीजिएगा। मेरा मतलब है, मेन मकसद आपको एक्सप्लेन करना। बात करें अगर पहली डिमेरिट की, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन जो है ये अप टू कैल्शियम, आप सबसे पहले देखेंगे कि ये केवल कैल्शियम तक की क्लासिफिकेशन अप्लीकेबल है। इस क्लासिफिकेशन या इस टेबल का यूज केवल कैल्शियम तक है, यानी कि कैल्शियम तक ही एलिमेंट में रिपीटेशन पाएगी उनकी प्रॉपर्टी में 7 इंटरवल के बाद। क्लियर? तो ये पहली डिमेरिट हो गई। उसके बाद के एलिमेंट का क्या होगा, क्योंकि 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। दूसरी चीज, नए तत्वों की खोज, यानी कि यहाँ पे आपको पता होगा कि फ्लोरीन के बाद हमारा नियान आएगा, क्लोरीन के बाद आर्गन आएगा, इनके बारे में कोई बात नहीं थी, यानी कि नए तत्वों की डिस्कवरी होगी, नए एलिमेंट की डिस्कवरी होगी और उनकी प्रॉपर्टी भी रिपीट होगी, ऐसा कुछ न्यूलैंड्स ने अपने टेबल में नहीं कहा। तो ये भी इनकी एक बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक थी। बात करें अगर तीसरी, ये हमारी सेकंड हो गई, यानी कि न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी के बारे में इनका कोई एज्यूम नहीं था। बात करें तीसरी इनकी सबसे बड़ी कमी, तो ये जो टेबल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये केवल तीसरा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये केवल लाइटर एलिमेंट के लिए यूज हुआ। अब आप सोचेंगे लाइटर मतलब हल्के एलिमेंट। अब कैल्शियम है, इसका अप्रोक्सीमेट 40 के आसपास एटॉमिक मास आएगा, यानी कि 40 के ऊपर जब एटॉमिक मासेस जाते हैं तो वहां पे इनका थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है बैलेंस। ये भी इनकी बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक थी। अब बात करें फोर्थ ड्रॉबैक की, क्लियर हुआ ना, लाइटर का मतलब हल्का, जैसे ये सारे एलिमेंट है। बात करें 4 एलिमेंट की, यहाँ तक इन्होंने एक स्लॉट में एक एलिमेंट रखा, आप देखेंगे, बट कहीं कहीं इन्होंने एक स्लॉट में, जैसे यहाँ पे, अब जरूरी कि यहीं पे एक स्लॉट में इन्होंने कोबाल्ट और निकेल को एक ही में रख दिया, जबकि दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसे ऐसे कई स्लॉट में 2-2 एलिमेंट रख दिए, तो ये भी इनकी क्या थी, ड्रॉबैक थी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
तो ये सारी इनकी ड्रॉबैक थी कि न्यू एलिमेंट के बारे में इन्होंने कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया कि आएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी, और जैसे इनर्ट गैस आया फिर ये ऑक्टेव रूल ही पूरा टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि अब तो 8 इंटरवल के बाद 9 यानी 9वां एलिमेंट रिपीटेशन शो कर रहा है। तो आप समझेंगे तो क्या दिक्कत सर, उसको कर दीजिए न्यूलैंड्स नोनेट लॉ। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर कुछ प्रॉपर्टियां एकदम से बिगड़ गई, क्योंकि कैल्शियम तक ही तो फॉलो था, इसलिए इस पीरियोडिक टेबल को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया बाद में, और फिर नई टेबल आई। अभी ये पीरियोडिक टेबल नहीं है, हाँ, लेकिन पीरियोडिक शब्द का जन्म हो चुका है। फिर नई टेबल आई, और इसके बाद मेयर लोथर एक साइंटिस्ट थे, और उसी के सेम टाइम में एक साइंटिस्ट थे डिमिट्री मेंडलीव। उन दोनों ने अपने अपने रिसर्च किए। दोनों अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट थे, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, और दोनों लोग का जो रिसर्च का टॉपिक था वो सेम था, और रिसर्च का जो क्या कहते हैं रिजल्ट था वो भी सेम था। बट मेंडलीव ने इसको पहले पब्लिश किया, इसलिए डिमिट्री मेंडलीव को हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम आपको समझाएंगे मेयर लोथर का क्लासिफिकेशन और मेंडलीव क्लासिफिकेशन क्या है, देन आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स इसकी नोट्स आप ले लीजिएगा वहां से, और लेक्चर में अगर कोई भी कमी अगर आपको लगी हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और बच्चों से सब्सक्राइब करिए। जितना ज्यादा वीडियो ये फैलेगा उतने ही ज्यादा बच्चों तक मेरी बातें चलेंगी, क्योंकि मेरा एक विजन है, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू सो